हैदराबाद का कुंदन बाग इलाका वैसे तो बहुत ही पॉश और शांत माना जाता है, जहां बड़े बड़े बंगले और रईस लोग रहते हैं। लेकिन इसी इलाके के बीचों बीच एक ऐसी 2 मंजिला कोठी खड़ी है जिसे देखते ही कलेजा मुंह को आ जाता है। ये कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं, बल्कि साल 2002 की वो कड़वी हकीकत है जिसने पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा घर जहां मौत अपना खेल खेल चुकी थी, लेकिन रूहें अभी भी अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद में थी। अंधेरी रात के 2 बज रहे थे। कुंदन बाग की उस सुनसान सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी रह रहकर झपक रही थी, जैसे वो भी उस इलाके के भारीपन से घबरा रही हो। उस 2 मंजिला कोठी के गेट पर लगा जंग लगा ताला और झाड़ झंखाड़ से भरा बगीचा चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि यहाँ बरसों से किसी इंसान का कदम नहीं पड़ा। लेकिन पड़ोसियों का कहना कुछ और ही था। उनके मुताबिक रोज रात को उस घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक मध्यम सी मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती थी। कभी कभी किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आती, तो कभी बच्चों के दौड़ने की आहट। अजीब बात यह थी कि उस घर में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था। गेट पर हमेशा ताला लटका रहता था, फिर भी अंदर जिंदगी के निशान मिलते थे। पड़ोस में रहने वाले सुब्रमण्यम जी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। उन्होंने कई बार पुलिस को शिकायत की थी कि रात के वक्त उस घर से अजीबोगरीब बदबू आती है और काली बिल्लियों का वहां जमावड़ा लगा रहता है। एक रात जब सुब्रमण्यम अपनी बालकनी में खड़े थे, उन्होंने देखा कि उस कोठी की बालकनी में एक औरत खड़ी है। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी और हाथ में एक पुरानी लालटेन थामी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। वह औरत बस खड़ी होकर नीचे सड़क को घूर रही थी। सुब्रमण्यम का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उन्होंने गौर किया कि उस औरत के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। जैसे ही सुब्रमण्यम ने चिल्लाने की कोशिश की, वो औरत बिजली की तेजी से पीछे मुड़ी और कमरे के अंधेरे में ओझल हो गई। अगले दिन सुबह सुब्रमण्यम ने हिम्मत जुटाई और कुछ और पड़ोसियों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस शुरू में इसे मामूली वहम समझ रही थी, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने भी उस घर की छत पर खून से सने कपड़े सूखते देखे हैं, तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस की एक टीम कुंदन बाग की उस कोठी पर पहुंची। गेट का ताला इतना पुराना था कि उसे तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे ही पुलिसकर्मी बगीचे के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा, जबकि बाहर भयानक गर्मी थी। घर का मुख्य दरवाजा लकड़ी का बना था और उस पर अजीबोगरीब काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया की हो। इंस्पेक्टर राजेंद्र ने जब दरवाजे को धक्का दिया, तो वो चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों की रूह कांप गई। पूरा घर धूल से अटा पड़ा था। लेकिन ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक मोमबत्ती जल रही थी, जो अभी अभी बुझती हुई लग रही थी। वहां रखे सोफे फटे हुए थे और उन पर सूखी हुई घास और कुछ हड्डियां पड़ी थी। घर के अंदर की बदबू इतनी तेज थी कि कांस्टेबल को उल्टी होने लगी। यह किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि सड़ते हुए इंसानी मांस की गंध थी। पुलिस सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ी। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चीख रही थीं। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। ऊपर के बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। इंस्पेक्टर ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। वहां 3 बेड लगे थे, एक बड़ा और 2 छोटे। जो नजारा टॉर्च की रोशनी में दिखा, उसने सबको पत्थर बना दिया। बेड पर 3 लाशें पड़ी थी, एक महिला की और 2 जवान लड़कियों की। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे लाशें कंकाल बन चुकी थीं।
उनके शरीर पर चमड़ी नाम मात्र की थी और हड्डियां बाहर झांक रही थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जब बुलाया गया तो उसने जो खुलासा किया वो सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर के मुताबिक इन तीनों की मौत कम से कम 6 महीने पहले हो चुकी थी। यहीं से असली दहशत शुरू हुई। अगर वे 6 महीने पहले मर चुकी थीं, तो पड़ोसी रोज रात को किसे देखते थे? सुब्रमण्यम ने जिस औरत को लाल साड़ी में देखा था वो कौन थी? और सबसे डरावनी बात ये कि उन लाशों के पास ही मेज पर ताज़ा खाना रखा हुआ था जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। 6 महीने पुरानी लाशों के कमरे में रोज ताज़ा खाना कौन रख रहा था? पड़ोसियों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने पिछली शाम ही उन लड़कियों को आंगन में खेलते देखा था। एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक बताया कि उसने बड़ी लड़की से 2 दिन पहले चीनी भी मांगी थी और उसने मुस्कुराकर उसे डब्बा थमाया था। पुलिस ने जब उस पड़ोसी के घर जाकर चीनी का डब्बा देखा तो उसमें चीनी की जगह बारीक पिसी हुई इंसानी हड्डियां भरी हुई थी। वो पड़ोसी ये देखते ही बेहोश हो गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये परिवार 1 साल पहले यहाँ रहने आया था। घर का मालिक यानी उन लड़कियों का पिता उन्हें छोड़कर चला गया था। उसके बाद से ये औरत और उसकी बेटियां किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वे अक्सर रात को घर के बाहर काले जादू जैसा कुछ करती देखी जाती थी। घर की दीवारों पर कोयले से डरावनी शक्लें बनाई गई थीं। इंस्पेक्टर राजेंद्र ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें बेसमेंट का एक रास्ता मिला। बेसमेंट का दरवाजा भारी लोहे का था और उस पर खतरा लिखा हुआ था। जैसे ही वे नीचे उतरे उन्हें वहां सैकड़ों मोमबत्तियां जलती हुई मिली। बीच में एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था और उसके अंदर एक कुत्ता मरा पड़ा था जिसका सारा खून एक बर्तन में इकट्ठा किया गया था। वहां कुछ पुरानी किताबें मिली जो रूहों को बुलाने की विद्या पर आधारित थी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत अपनी बेटियों के साथ मिलकर किसी बड़ी आसुरी शक्ति को सिद्ध करने की कोशिश कर रही थी। बेसमेंट की उन जलती हुई मोमबत्तियों के बीच इंस्पेक्टर राजेंद्र और उनकी टीम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा का वजन बढ़ गया हो। वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, फिर भी सबका दम घुट रहा था। दीवारों पर जो आकृतियां कोयले से उकेरी गई थी वे किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी विकृत जीव जैसी लग रही थी। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक रखा था। जब कांस्टेबल ने उसे खोलने की कोशिश की तो अचानक पूरे बेसमेंट की मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। सिर्फ टॉर्च की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस संदूक पर पड़ी वो अपने आप खुल गया। उसके अंदर कोई खजाना नहीं बल्कि इंसानी बालों के गुच्छे और पुरानी फटी हुई गुड़िया भरी हुई थी। उन गुड़ियों की आंखें सुइयों से गोदी गई थी। अचानक ऊपर की मंजिल से जोर जोर से किसी के भागने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ ऊपर वाले कमरों में दौड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर राजेंद्र ने अपनी टीम को ऊपर चलने का इशारा किया। जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे उन्हें महसूस हुआ कि सीढ़ियों पर कोई अदृश्य चीज उनके बगल से तेजी से नीचे उतरी है। एक कांस्टेबल को जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ा। जब उसने अपनी टॉर्च नीचे मारी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर धूल में नंगे पैरों के ताजा निशान बने हुए थे। वे निशान किसी बच्चे के थे जो सीधे दीवार के अंदर जाकर खत्म हो रहे थे। ऊपर पहुंचते ही नजारा और भी भयावह हो गया। जो लाशें कंकाल बन चुकी थीं, वे अब अपने बेड पर नहीं थीं। पूरा कमरा खाली था। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। अभी तो यहाँ लाशें थीं, कहाँ गईं? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी उसे कमरे के कोने में एक मध्यम सी हंसी सुनाई दी। ये एक जवान लड़की की हंसी थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी।
कमरे की खिड़की जो पुलिस ने खुद बंद की थी वो धड़ाक से खुल गई और बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगी। टॉर्च की रोशनी जब छत की ओर गई तो कांस्टेबल की चीख निकल गई। वे तीनों लाशें मां और उसकी 2 बेटियां छत से चिपकी हुई थीं। उनके चेहरे अब कंकाल नहीं थे, बल्कि उन पर मांस आ चुका था, लेकिन वो मांस नीला और सड़ा हुआ था। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वे नीचे पुलिस वालों को घूर रही थीं। मां के हाथ में वही पुरानी लालटेन थी जिसकी लौ अब नीले रंग की जल रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस औरत की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। वो आवाज एक साथ कई लोगों के बोलने जैसी लग रही थी। ये हमारा घर है। हमने अपनी जान देकर इस जगह को हासिल किया है। अब तुम भी यहीं रहोगे। इंस्पेक्टर राजेंद्र ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि गोलियां यहां काम नहीं करेंगी। अचानक मां की रूह छत से सीधे नीचे कूदी और इंस्पेक्टर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसके शरीर से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे बरसों पुराना मुर्दा घर खोला गया हो। उसने अपना हाथ इंस्पेक्टर के गले की तरफ बढ़ाया। इंस्पेक्टर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी घर के पिछले हिस्से से एक और आवाज आई। वो आवाज किसी भारी चीज के घसीटे जाने की थी। पुलिस की टीम उस तरफ भागी जहां रसोई घर था। वहां उन्होंने देखा कि रसोई की स्लैब पर रखा चाकू हवा में तैर रहा था और दीवार पर खुद ब खुद कुछ शब्द लिखे जा रहे थे। दीवार पर खून से लिखा था, कोई वापस नहीं जाता। उसी वक्त बाहर खड़े पुलिस जीप के ड्राइवर ने वायरलेस पर चिल्लाना शुरू किया। सर, घर के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई है, लेकिन वे लोग इंसान नहीं लग रहे। उनकी परछाइयां नहीं बन रही हैं। इंस्पेक्टर राजेंद्र खिड़की की तरफ भागा। उसने नीचे देखा कि सैकड़ों की तादाद में काले साए कोठी को घेरे खड़े थे। वे सब उस कोठी की तरफ हाथ फैलाए हुए थे, जैसे किसी बुलावे का इंतजार कर रहे हो। घर के अंदर की बिजली, जो बरसों से कटी हुई थी, अचानक जल उठी। बल्ब इतनी तेजी से जलने बुझने लगे कि पूरी कोठी एक खौफनाक डिस्को लाइट की तरह चमकने लगी। हर बार जब रोशनी होती तो वे तीनों रूहें पुलिस वालों के और करीब आ जाती। बड़ी बेटी ने कांस्टेबल का हाथ पकड़ लिया। कांस्टेबल के हाथ पर जहां उसकी उंगलियां लगी, वहां की खाल तुरंत काली पड़ गई और जलने का निशान बन गया। इंस्पेक्टर ने अपने साथियों को धक्का देकर बाहर की तरफ भागने को कहा। वे जैसे ही मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस पर लोहे की जंजीरें लिपट गई। वे लोग अंदर फंस चुके थे। अब उस कोठी का कोना कोना जीवित हो उठा था। दीवारों से खून रिसने लगा था और जमीन के नीचे से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे हजारों लोग एक साथ जमीन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। राजेंद्र ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और बेसमेंट वाले उस कमरे की तरफ देखा। उसे याद आया कि वहां एक पुरानी किताब थी। उसे लगा कि शायद उस किताब में इस कैद से निकलने का कोई रास्ता हो। वह दोबारा नीचे की तरफ भागा। सीढ़ियों पर उसे वे दोनों लड़कियां मिली। वे अब हवा में नहीं थी, बल्कि सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। उनके रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कलेजा फट जाए। लेकिन जैसे ही राजेंद्र उनके पास पहुंचा, उनके चेहरे अचानक बदल गए। उनके जबड़े जरूरत से ज्यादा खुल गए और उनके दांत नुकीले और काले हो गए। राजेंद्र ने उन्हें धक्का दिया और बेसमेंट में पहुंच गया। उसने वह किताब उठाई। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पन्ने पर आकर रुक गए। वहां उस औरत की तस्वीर बनी थी और उसके नीचे लिखा था कि उसने अपनी और अपनी बेटियों की बलि एक प्राचीन शक्ति को खुश करने के लिए दी थी, ताकि वे अमर हो सके। वे मरी नहीं थी,
बल्कि एक ऐसी अवस्था में थी जहां वे न तो जिंदा थी और न ही पूरी तरह मर चुकी थी। अचानक बेसमेंट की दीवारें हिलने लगी। राजेंद्र ने देखा कि जिस कुत्ते की बलि दी गई थी उसकी हड्डियां जुड़ रही थीं और वो दोबारा खड़ा हो रहा था। उस मरे हुए कुत्ते की आंखों में आग जल रही थी। वो राजेंद्र की तरफ झपटा। राजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास पड़ा। एक भारी लकड़ी का तख्ता उस पर दे मारा। ऊपर से उसके साथियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूहें उन्हें नोच रही हों। राजेंद्र को समझ आ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वे सब इस कोठी का हिस्सा बन जाएंगे। उसने देखा कि बेसमेंट के एक कोने में मिट्टी का एक घड़ा रखा था जिस पर काले धागे बंधे थे। उसे याद आया कि ऐसी तांत्रिक क्रियाओं में मुख्य ऊर्जा किसी पात्र में कैद होती है। उसने अपनी बंदूक उठाई और उस घड़े पर निशाना साधा। नहीं, ऊपर से उस औरत की भयानक चीख गूंजी। वो बिजली की गति से नीचे आई, लेकिन राजेंद्र ने ट्रिगर दबा दिया था। जैसे ही गोली घड़े से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे घर में सफेद धुआं भर गया। जैसे ही वो घड़ा फूटा, उस कोठी की दीवारों से ऐसी चीखें निकली जैसे हजारों रूहें एक साथ आजाद हुई हों। सफेद धुआं इतना घना था कि राजेंद्र को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पलों के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। न रोने की आवाजें, न भागने की आहट। इंस्पेक्टर राजेंद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी टॉर्च चलाई और ऊपर की ओर भागा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके दोनों साथी कांस्टेबल जमीन पर बेसुध पड़े थे। उनके शरीरों पर खरोंचों के गहरे निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। लेकिन वे तीनों रूहें, माँ और उसकी बेटियां, अब वहां नहीं थी। कमरे की छत और दीवारें, जो पहले खून से सनी थी, अब बिल्कुल सूखी और पुरानी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की धूल एक ही पल में उन पर जम गई हो। राजेंद्र ने अपने साथियों को हिलाया। वे धीरे धीरे होश में आए, लेकिन उनकी आंखों में वो दहशत अभी भी साफ दिख रही थी। सर, वे कहां गई? एक कांस्टेबल ने कांपती आवाज में पूछा। राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्हें बाहर निकलने का इशारा किया। मुख्य दरवाजे पर जो जंजीरें लिपटी थीं, वे अब टूटकर नीचे गिर चुकी थीं। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बाहर खड़ी पुलिस की जीप गायब थी। पूरी सड़क पर सन्नाटा था और जो काले साए खिड़की से दिखाई दे रहे थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब वे कोठी के गेट से बाहर निकले तो उन्हें सुबह की रोशनी दिखाई दी। जबकि उन्हें घर के अंदर गए हुए सिर्फ 1 घंटा ही महसूस हुआ था। उनके वायरलेस सेट पर अचानक शोर होने लगा। कंट्रोल रूम से राजेंद्र के लिए, राजेंद्र, कहां हो तुम लोग? 3 दिन से तुम्हारा कोई सुराग नहीं है। राजेंद्र के हाथ से वायरलेस गिर गया। 3 दिन? वे उस कोठी के अंदर सिर्फ 1 रात के लिए गए थे, लेकिन बाहर की दुनिया में 3 दिन बीत चुके थे। उस कोठी के अंदर वक्त का पहिया थम गया था। जब वे वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पूरे हैदराबाद में उनकी तलाश की जा रही थी। पड़ोसियों ने बताया था कि पुलिस की टीम घर के अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं निकली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राजेंद्र जब अपने घर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। वो जिस कमरे में सोता, वहां उसे रात को मोमबत्ती जलने की गंध आती। एक रात जब वो शीशे के सामने खड़ा था, उसने देखा कि उसकी आंखों के पीछे वही नीली रोशनी चमक रही थी जो उस औरत की लालटेन में थी।
उसे समझ आया कि उस घड़े को तोड़ने से वो रूहें खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वे उस कैद से आजाद होकर अब नए ठिकानों की तलाश में थी। कुंदन बाग की वो कोठी आज भी वैसी ही खड़ी है। सरकार ने उसे सील कर दिया है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस घर की खिड़कियों से 3 परछाइयां झांकती देखी जाती हैं। जो लोग उस सड़क से गुजरते हैं उन्हें अक्सर पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ धूल उड़ती दिखाई देती है। राजिंदर ने उस घटना के कुछ महीने बाद पुलिस की नौकरी छोड़ दी। वो अब किसी से बात नहीं करता और अपना ज्यादातर वक्त अंधेरे कमरों में गुजारता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी उस कोठी के बेसमेंट में मिली उस किताब के पन्ने हवा में पलटते हुए देखता है। कुंदन बाग का वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उस घर की मिट्टी में आज भी वो बदबू रची बसी है, जो ये याद दिलाती है कि मौत कभी कभी सिर्फ एक शुरुआत होती है, अंत नहीं।